आगे बढ़ा जाए। जैसा कि हमने देखा, मैंने ये भी बोल दिया है कौन कौन सी किताब आपको फॉलो करना है। अगर लक्ष्मीकांत समझ में नहीं आ रहा, मैं बता दूंगा सर कैसे आपका किताब। नंबर। जी। हेलो हाँ। कुणाल सर, आपका नंबर नहीं, अपना नंबर शेयर कर दो ग्रुप पे, तो मैं आपसे डायरेक्टली बात कर लूँ। कुछ प्रॉब्लम्स मुझे भी रहती है, बाई ये चांस कुछ कौन, पूछना ये है कौन वैसे 8 बोल रहे बजे हैं के आप? बाद में। आपका नाम क्या है? मैं वेद प्रकाश बोल रहा हूँ, वेद प्रकाश। वैसे मैंने कल दिया था ना नंबर, वो कल तो मैंने दिया था, ये वाला है। और नहीं ग्रुप में भी नंबर आप उसमें जो देखेंगे ना तो प्रकाश मिल जी जाएगा। अकाउंट। अच्छा ओके सर, ओके सर, ओके। तो अच्छा, आपको मैं बता दूं, आप लोग कृपया करके कॉल जो है 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच मत कीजिएगा, मीटिंग में रहते हैं। तो थोड़ा सा ये टाइम देख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ा जाए। ओके सर, देखिए, ओके सर। हाँ देखिए, यहाँ पे एक चीज समझना है हम सभी को कि भाई, जो आप लोग अभी किताब पढ़ रहे हैं, 21 वालों के लिए तो मैं थोड़ा स्पेशल फोकस करने वाला हूँ। लेकिन जो 22 वाले हैं, आप लोग अभी हड़बड़ाइए मत, कूल रहिए। आप लोग का दो ही काम है, अगर किसी चीज पे ज्यादा ध्यान देना है, PSIR, सॉरी ये ऑप्शनल जो भी आपका है, हिंदी लिटरेचर भी ऑप्शनल अच्छा है, जो काफी काफी अच्छा मार्क्स लाता है, ऑप्शनल। इसके बाद आपका एक GS का पेपर अभी कवर होना चाहिए। इसके अलावा आपका करंट अफेयर। इसके अलावा और क्या है, 1 सेकेंड, कुछ लोग जुड़ रहे हैं। इसके अलावा एक चीज पे ध्यान दीजिएगा कि पिछले साल का क्वेश्चन और सिलेबस आपको माइंड में याद हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। मैं आप लोग को सिलेबस कुछ कैटेगराइज करके दे दूंगा कि जैसे आप लोग को मालूम चले कि कौन कौन टॉपिक कितनी डेप्थ में देखना है। मेरे पास जो बना हुआ है मैं भेज दूंगा आप सभी को, हिंदी इंग्लिश में। वेट कर लेंगे आप सभी। कल का जो हमारा क्लास था उसमें हम लोगों ने चर्चा किया था, इसको 6 चरण में हमने बांटा था, 6 स्टेजेस में समझने के लिए। पूरी जो हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि था हमारा संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको हम लोगों ने 6 भागों में बांटा था। जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं, सॉरी कल नहीं आ पाए थे, उनके लिए मैं फिर से बता दूं कि वो 6 चरण कुछ खास नहीं है। एक था पहला स्टेज, जो था 1773 से लेकर 1857 तक, जब तक रिवोल्ट नहीं हुआ। दूसरा 1858 से लेकर 1909 तक, 1909 तक। थर्ड में क्या था, 1910 से लेकर 1939 तक। और इसके बाद फोर जो था हमारा, वो था 1940 से लेकर देश की आजादी तक, इन 1947, 1947। पांचवा जो था हमारा 1947 1950, जब तक हमारा संविधान का निर्माण नहीं हो गया। इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। छठा 1950 से अभी तक हम लोग इसमें थे, 1773 1857। 1773 हमने चर्चा कर लिया था। और हम लोग 1773 से 1857 के बीच में 1773 में जो कानून आया वो हमने चर्चा कर लिया। हम लोग कहाँ थे, हमने ये भी देखा था कि 1774 में सुप्रीम कोर्ट से यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी कलकत्ता में। पहले उसके मुख्य न्यायाधीश थे सर अजीला इम्पे, सर अजीला इम्पे। वो हमारा जो संशोधन हुआ, जो 1773, जो आप सभी का क्वेश्चन होगा, मैं बीच में रुक जाऊंगा पूछने के लिए कि कोई समस्या तो पूछिएगा। 1773 से 1857, भाई अब क्या मेरा कहना है कि जब से प्राइम मिनिस्टर 2014 में नरेंद्र मोदी बने यहाँ के प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, और 2021 है, इसके बीच वो सिर्फ 2014 में कानून लाए थे क्या, उसके बाद भी लाए थे, बहुत ज्यादा संशोधन हुआ था। उसी प्रकार 1773 में कानून आया, इसके बाद बहुत सारी संशोधन हुई, अमेंडमेंट्स हुई, है ना। 1781 की बात है, बहुत विचित्र घटना घटी उस समय, जब 1781 में पहली बार 1773 में जो कानून बना था, रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि एलिजाबेथ ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल कर रही थी। और मैंने बता दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी कौन थी। अब ये हमें नहीं जानना है कि सर वो कंपनी का क्या नाम था, इतना थोड़े हम लोग को डेप्थ में जाना है, ये मतलब बेवकूफों वाली बात है, क्योंकि हम लोग हिस्टोरियंस नहीं है, हमें क्वालिफाई करना है एग्जाम। हमारे लिए जो जरूरी वो हम जानेंगे। तो कालांतर में अगर हम समझे बातों को, मतलब अगर टाइमलाइन के हिसाब से समझे, तो 1773 का जो कानून था पहली बार 1781 में संशोधित किया गया, अमेंडमेंट्स किया गया। तो कालांतर में अगर टाइमलाइन के अनुसार देखा जाए तो रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ सुधार, या हम कह सकते हैं कि संशोधन की आवश्यकता पड़ी। तो चूंकि मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखिए, जब एक बार कानून बनता है ना, कोई भी कानून बनता है, तो एक चीज उसमें छूट दे दिया जाता है कि आप उसको क्या करिएगा, उसमें आप बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, उसमें बदलाव, आप जैसे मान लीजिए कोई प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने अभी कोई कानून लाया, तो उसकी एक चीज खुली रहती है
कि अगर भविष्य में अगर कुछ बदलाव होता है हमारे समाज में, और जिसके लिए कानून बना है, जिस समाज के लिए, जिसके लिए, अगर उस चीज से संबंधित कुछ बदलाव होता है और जरूरत पड़ती है कि इस कानून में भी बदलाव हो, तो जरूर होगा। इसी को संशोधन कहा जाता है, जब बदलता है तो फिर हम कह सकते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ सुधार की या संशोधन की आवश्यकता पड़ी लगभग 1781 के आसपास। मतलब हम कह सकते हैं कि भाई 8 साल के बाद, क्योंकि 1773 में कानून आया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार यह निर्धारित किया गया था कि जो कंपनी के अधिकारी होंगे, मतलब जो बड़े बड़े पोस्ट पे, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, मतलब कोई कंपनी होता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम क्या होता है, ये ऐसे लोग होते हैं जो बड़े बड़े पोस्ट पे होते हैं, जो कंपनी की रूपरेखा तैयार करते हैं कि कंपनी में क्या होगा क्या नहीं होगा। ये चाह गए तो कंपनी का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। एक पत्ता ना हिलने का मतलब एक कहावत है कि ना कोई किसी का हिम्मत नहीं है कि इधर उधर कुछ कर ले। तो ये बताया गया था उस कानून में कि कंपनी के अधिकारी के जो शासकीय कार्य हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स हैं, जो कंपनी के बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके मामले जो हैं, उनसे संबंधित जो मामले, मतलब शासकीय कार्यों से संबंधित जो मामले हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन से रिलेटेड अफेयर्स जो हैं, उनके नए नए बने जो सर्वोच्च न्यायालय में जाते थे। मतलब समझिए कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होता था कंपनी में, और खास करके जो शासकीय प्रॉब्लम एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड है ना, किसी में विवाद हो गया, कंपनी का कोई इंसान या कोई इस प्रकार का, तो सारा सर्वोच्च न्यायालय में जाता था, सुप्रीम कोर्ट में, जो 1774 में बना था। और इस पर संशोधन अधिनियम 1781 के द्वारा, मतलब इसी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे जो शासकीय प्रणाली थी जिसका केस सर्वोच्च न्यायालय में जाता था, उस समय की मैं बात बता रहा हूँ, तो उस पर संशोधन अधिनियम 1781 के द्वारा अधिकारियों के शासकीय कार्यों के मामलों को सर्वोच्च न्यायालय की परिधि से बाहर कर दिया गया। तो कहा क्या जाता था, सब बड़े बड़े अधिकारी शिकायत करते थे कि ये तो फिर सर्वोच्च न्यायालय लीड कर रहे हैं, हमारी कोई फिर है ही नहीं पावर। हमारा अगर कुछ भी डिस्प्यूट्स होगा, कुछ भी अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, कुछ भी लड़ाई झगड़ा है, जो भी होता है, कहाँ सुनी, तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा। तो इससे बेटर है कि हमारी अब काम, हमारी ये सब पूरी पावर ही छीन लीजिए, या फिर आप अपने दायरे से बाहर कीजिए, यानी सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं जाएगा आगे से। तो इसी को लेकर 1781 में ये संशोधन हुआ। ठीक है, ये संशोधन जब हुआ, ये संशोधन, तो इसमें क्या हुआ कि इस सर्वोच्च न्यायालय की सरकमफ्रेंस से इसको बाहर कर दिया गया। अब ये सर्वोच्च न्यायालय का इस पर कोई अधिकार नहीं होगा, और ये बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट की जो अधिकार है वो सीमित होनी चाहिए, इधर नहीं कि कुछ भी काम में वो हस्तक्षेप करे। अब आप बोलेंगे सर ये कहाँ पे संशोधन हुआ था, भारत में हुआ था, किसके द्वारा? तो इंडिया में जो फोर्ट विलियम में जो बैठे हुए थे वॉरेन हेस्टिंग्स साहब, इनके थ्रू, और वही लंदन में जो क्वीन एलिजाबेथ बैठी थी, इन सब मिलकर जो है कानून में बदलाव करते थे। इसके बाद आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे आपको दिखाई देगा, मैं बहुत शॉर्ट में कट कंप्लीट करते जा रहा हूँ। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें क्या था कि पीट नामक इंसान एक था, ध्यान से सुनेंगे आप, पीट नामक एक इंसान था, यानी एक पर्सन का नाम पीट था। ठीक है, एक पर्सन का नाम पीट था। 1784 में यानी 1784 में इंग्लैंड का नया प्रधानमंत्री बना था, नया नया रिक्रूट ही हुआ था उस समय। 1784 में इंग्लैंड का नया प्रधानमंत्री बना था, याद रखिएगा नाम, इसका बहुत बड़ा रोल है, याद रखिएगा। तो ब्रिटिश सरकार जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी को स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहती थी, मैंने आप सभी को बोला भी है कि वो कंट्रोल करके रखना चाहती थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, और उनकी पूरी कोशिश रहती थी लंदन से कि कंपनी की हर एक एक्टिविटी को उन्हें पता रहे, उसकी लगाम, उसका पूरा कंट्रोल सरकार के हाथों में रहे। इसलिए जो पीट है, पीट यानी प्रधानमंत्री जो लंदन का था, उस समय बना था नया नया 1784 के आसपास, तो पीट ने क्या किया कि भाई इसके एक एक्ट के द्वारा कंपनी के मामलों पर, मतलब पीट ने एक कानून बनाया जो कि पीट्स इंडिया एक्ट था, उसके द्वारा कंपनी के मामलों पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को बढ़ा दिया गया। मतलब पहले 4 मुद्दों पर लीड करता था, अब 10 मुद्दों पे, यानी ज्यादा मुद्दों पे अब जो है कंट्रोल करने लगी लंदन से क्वीन एलिजाबेथ। किसके हेल्प से? पीट्स के हेल्प से, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर था। पीट्स ने कानून लाया था, इसलिए पीट्स इंडिया का नाम दिया गया। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन आया था, अगर आप देखेंगे राजस्थान सिविल सर्विसेज में ये पूछा गया था, आप लोग उधर से मतलब नहीं है, लेकिन आप लोग क्योंकि सिविल सर्विसेज में आए इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 1784 में जब ये पिट्स इंडिया एक्ट आया था तो उस समय का प्रधानमंत्री कौन था? 2013 में आया था आई थिंक। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आया था, तो बन जाता है प्रीलिम्स में, तो ये नहीं सोचना है कि नहीं ये नहीं बनेगा। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना आप सभी को कि भाई इसलिए पीट के इस एक्ट के द्वारा कंपनी के अधिक मामलों पर ब्रिटिश सरकार ने नियंत्रण करने की कोशिश की।
अब ध्यान देना है कि एक चांसलर, ध्यान से सुनेंगे आप सभी, चांसलर, चांसलर हो गया, इसके बाद एक स्टेट सेक्रेटरी हो गया, स्टेट सेक्रेटरी हो गया, इसके बाद 4 अन्य सदस्य यानी 4 अदर मेंबर्स, इन सभी के द्वारा मिलकर, इन सभी के ग्रुप में लाकर, इन सभी को ग्रुप में लाकर इन्होंने क्या किया कि मतलब प्रतिनिधि के रूप में, एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इन सभी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा जबरदस्ती ठूंसा गया। ठूंसा गया मतलब इन सभी को साथ में लाकर एक कमिटी बनाई गई, आयोग, सेक्रेट कमिटी यानी गुप्त आयोग। और मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी, ध्यान से सुनेंगे, मद्रास है, और ये हिस्ट्री का सब्जेक्ट है कि कब ये मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी बना, वो हिस्ट्री में मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो मद्रास हो गया और बंबई प्रेसिडेंसी, इसको गवर्नर, इसको भी गवर्नर जनरल तथा उसके परिषद का अधीन कर दिया गया। कहने का मतलब कि ये जो बंगाल था, वहां पे गवर्नर जनरल कौन था बताइए आपसे, वैरेन हेस्टिंग्स। बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी इनके अंदर दे दिया गया इसके, यानी बंगाल कंट्रोल करेगा अभी इसको। साथ ही साथ एक सेक्रेट कमेटी बनाया गया कि जो बंगाल का जो कार्य है, जिस प्रकार से कार्य करेगा, सारा इंफॉर्मेशन हमको दो और ये बताओ ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है। इन 5 लोगों के सानिध्य में भेजा गया इंडिया में, सेक्रेट कमेटी बैठा के कि आप वहां पे सर्च करो, है ना, इस तरीके की चीजें, लाइक सीबीआई हम कह सकते हैं। 1786 में एक और घटना घटी, और याद रखेंगे मैं अभी 1773 से लेकर 1857 की बातें कर रहा हूं, और जो मुख्य बिंदु है प्रीलिम्स में को लेकर उसको मैं चर्चा कर रहा हूं। 1786 में एक और घटना घटी। जो पिट्स थे, पिट्स ने क्या किया था कि लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड कार्नवालिस, ध्यान से सुनेंगे, पिट ने लॉर्ड कार्नवालिस को गवर्नर जनरल के रूप में लॉन्च किया था। क्यों? क्योंकि इनको मालूम चला था, आपको ध्यान में आ रहा होगा कि ये वैरेन हेस्टिंग्स को जब बनाया गया था वहां का गवर्नर जनरल बंगाल का, तो वैरेन हेस्टिंग्स मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कुछ गलत कार्यों में, मतलब हम कह सकते हैं कि मिला हुआ था, इंडल्ज था, सम्मिलित था। क्वीन एलिजाबेथ को शक हुआ, इसलिए सेक्रेट कमेटी बैठाई गई। सेक्रेट कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया, इसके बाद वारेन हेस्टिंग्स को हटाया गया। वारेन हेस्टिंग्स के पास आपको मालूम है क्या क्या पावर थी, पुलिस, आर्मी पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यानी शासकीय पावर था, शक्ति था। तो यहाँ पे क्या किया गया कि इसको हटा दिया गया, वारेन हेस्टिंग्स को, लॉर्ड कार्नवालिस को इस सीट पे बैठाया गया। यानी किसके सीट पे? वारेन हेस्टिंग्स के सीट पे। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि कॉर्नवेलिस तो समझ गया था, वो बेवकूफ नहीं था, उसने सिंपल बोला। अब भाई मान लीजिए कि अगर मैं किसी कॉलेज में, अगर मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं और मुझे अगर सेक्रेटरी किसी कॉलेज का बनाया जाता है और मैं एक शिक्षक था, फैकल्टी था, तो मेरे मन में सवाल आएगा कि भाई अचानक से मुझे सेक्रेटरी क्यों चुना जा रहा है। वो अलग बात है, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है कॉलेज में, अच्छी है, मैं अच्छा एक फैकल्टी हूँ, क्यों मुझे बनाया जा रहा है। तो इस सब सर्च मारने के बाद तो कोई भी अगर मैं बनता हूं तो मैं पता करूंगा कि उस सेक्रेटरी को क्यों हटाया गया। तो उसी प्रकार लॉर्ड कार्नवालिस ने ये पता किया कि वारेन हेस्टिंग्स को क्यों हटाया गया, तो पता चला कि वारेन हेस्टिंग्स इन सारी चीजों में सम्मिलित था और वारेन हेस्टिंग्स के पास शक्तियां कम थी। अब लॉर्ड कार्नवालिस जैसा कोई इंसान नहीं था, मतलब कोई ऐसा हम कह सकते हैं ब्यूरोक्रेट नहीं था उस समय उनके पास कि किसी को वहां बैठाया जाए। तो लॉर्ड कार्नवालिस ने इसका फायदा उठाया, उसने जिद करना शुरू कर दिया। जिद क्या किया? उसने जिद किया कि मैं इस पोस्ट पे तभी बैठूंगा, मैं भूखे नहीं मर रहा हूं, मैं इस पोस्ट पे तभी बैठूंगा जब आप मुझे गवर्नर जनरल तो बनाएंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके साथ मुझे आप सेना का सेनापति बनाएंगे। अब पहले सेना का सेनापति वहां होता था लंदन में, पिट्स होता था। वो पिट को बोला कि आपका जो पावर है आप मुझे ट्रांसफर कीजिए, सेना का, आर्मी, पुलिस जो भी है, ठीक है। तो अब आप बताइए कि एसपी जिले का क्या होता है, पुलिस को कंट्रोल करता है, उसके पास पावर होता है। लेकिन डीजीपी तो हो गया ना, पुलिस का हेड हो गया। आप सेनापति, आप बोल सकते हैं कि बोल सकते हैं कि पुलिस को कंट्रोल करने वाला जो ओरिजिन है डीजीपी ही होता है। उसी प्रकार ये पावर मांग लिया, कौन मांगा? ये कार्नवालिस मांगा पिट से कि आप ये मुझे दीजिए। समझा जाए कि भाई, और साथ ही साथ उसने बोला कि जो आप 1786 का जो अधिनियम, क्योंकि 1786 का अधिनियम के जरिए ही लॉर्ड कार्नवालिस को गवर्नर जनरल बंगाल का बनाया गया, तो उसने बोला कि इसमें जो आप अधिनियम कर रहे हैं, जो संशोधन कर रहे हैं, इसमें घोषणा पत्र तैयार कीजिए, आप चार्टर तैयार कीजिए। और उसने बोला नहीं था, कभी भी कोई रिक्रूटमेंट होता था, आपको मालूम है अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, कुछ एग्रीमेंट होता है, तो पहले एग्रीमेंट होता था। तो ये जो एग्रीमेंट था इसमें बोला गया प्रोविजन में,
उस अधिनियम में, उस एक्ट में, उस चार्टर में, उस घोषणा पत्र में एक प्रोविजन, प्रस्तावना जोड़ा गया, ठीक है, पिट्स के द्वारा, और उसमें जोड़ा गया, पिट्स ने दिया, और ये इसमें जो है पूरा ओथ लिया, कसम खाया। कौन कसम खाया? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या बोला? कहता है उस प्रावधान में लॉर्ड कॉर्नवालिस कि मैं यानी, 1 सेकंड रुक जाइएगा, मैं यानी कॉर्नवालिस स्पेशल सरकमस्टांसेस में, यानी विशेष परिस्थितियों में अपने काउंसिल को रद्द कर सकता हूं, अपने काउंसिल को रद्द कर सकता हूं। अब काउंसिल मतलब परिषद। अब उस समय आपको ध्यान देना है कि जो इनके पास इतना पावर आया था कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इसको नियुक्त किया गया, तो इसके साथ जैसे वारेन हेस्टिंग्स के साथ और लोगों को सहायक के रूप में अपॉइंट किया गया था, आप सभी को मालूम है। उसी प्रकार इसको सहायक रूप में कुछ काउंसिल मेंबर भेजे गए, मिनिस्टर्स भेजे गए लंदन से। इसने बोला कि मुझे अगर लगता है कि मैं कोई डिसीजन लेता हूँ, ये सब रेडी नहीं है, तो मैं इनकी काउंसिल रद्द कर सकता हूँ, ठीक है, या इनकी बातों को नहीं मान सकता, या फिर मुझे लगता है, मतलब जो प्रेसिडेंट के पास पावर होता है ना कि लोकसभा भंग करने का जो भी होता है, उसी प्रकार इनके पास पावर आ गया, ये कॉर्नवालिस के पास, कि मैं चाहूं तो मीटिंग जब बुलाना चाहूं तब मैं बुला सकता हूं, मैं चाहूं तो मीटिंग अगर किसी विशेष डेट पे है तो उसको भी मैं खत्म कर सकता हूं, इस प्रकार की चीजें। और मैं चाहूं तो हमारे पास जो मिनिस्टर्स हैं उसको मैं चेंज भी कर सकता हूं, इस प्रकार का पावर मांगा। अब भाई देखिए, पिट्स के पास मजबूरी था, बहुत सारी मजबूरियां थी। जब आप पढ़ेंगे ना इंटरनेशनल रिलेशन में तो आपको मालूम चलेगा। इसके पास मजबूरी ये था पिट्स के पास, क्योंकि लंदन का प्राइम मिनिस्टर नया बना था, और जो ब्रिटेन था उसका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, ठीक है, तो इनको जगह भी चाहिए था, और पॉपुलेशन बढ़ रहा था, तो उनको खाने पीने के बहुत सारे संसाधनों की जरूरत होती है पॉपुलेशन, जब जनसंख्या बढ़ता है तो उन्होंने इंडिया को एक बहुत अच्छा सेंटर ढूंढा था, और इंडिया के अलावा बहुत सारी और कंट्रीज थी। बाद में कंट्री जब आजाद हुई तो कॉमनवेल्थ में शामिल हो गई, क्योंकि ब्रिटेन कॉमनवेल्थ को लीड करता था, और यही कंट्रीज बाद में नेम के निर्माण भी इन लोगों ने किया। वो नेम अलग चीज है, नेम जो है कोल्ड वार का वो रिजल्ट था, शीत युद्ध का। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो भाई ये तो हमने देखा कि 1786 में क्या घटनाएं घटी। अब बड़ा विचित्र चीज हुआ 1793 के आसपास, 1793। देखिए आप सभी बेफिक्र रहिए, जो मैं बता रहा हूं इसमें 4-5 मैं पॉइंट हर में बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। अब इससे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं कहीं ये आपको पूरा डिटेल में जो लिखा होता है कुछ फालतू फालतू चीज है ना, कि किस कौन कौन मंत्री था, कौन कौन काउंसिल में था, ये सब थोड़े आता है। आप कहीं किताब उठा के देख लीजिए, इनका नाम नहीं मिलेगा। इतना डेप्थ में नहीं जाना है। चार्टर एक्ट 1793 आया, यानी 1786 के बाद एक जो एक्ट आया उसका नाम था चार्टर एक्ट, यानी एक पूरा बशर्ते बहुत सारे पेजेस में उस कानून का जिक्र किया गया जो 1793 में आया, उसी को चार्टर एक्ट कहा गया। इस एक्ट के तहत उसके व्यापारिक अधिकार को भारत में 20 वर्ष और बढ़ा दिया गया। यानी पहले यह था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके अधिकार को बढ़ा दिया गया 20 वर्षों तक, मतलब फुल सपोर्ट मिला। अब क्या था कि व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है, बहुत सारे विरोध का सामना करना पड़ता था, तो इनको आर्मी की जरूरत थी, पुलिस की जरूरत थी। अब यहाँ पे जब लंदन से ऑर्डर मिला कि आपको 20 वर्ष का मैं ज्यादा आपको ये दे रहा हूँ, आप बिजनेस कर सकते, कोई समस्या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इनको सुरक्षा प्रोवाइड किया जा रहा है लंदन से आर्मी के द्वारा। आर्मी भारत को, मतलब बहुत सारे लोग, कोई भी उछलता कूदता था तो तुरंत गोली मार देता था, तुरंत कंट्रोल करता था। तो भारत में ये सारी परिस्थितियां, यानी हम कह सकते हैं फुल सपोर्ट मिल गया था लंदन से इनको, जिससे इनका मन भी बढ़ गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब जब सिक्योरिटी मिलेगा किसी को तो कोई भी बड़े खुलकर बिजनेस करेगा, अलग अलग चीजों पे करेगा। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि यहाँ से बीफ भी ट्रांसफर किया जाता था। बीफ मतलब गाय का मांस, फ्रॉम काउस स्लाउटर हाउस से, यानी जहां पे गाय को काटा जाता है, और जो अलग अलग प्रकार के जानवर थे। अपने काउंसिल को निर्णय को रद्द करने का जो अधिकार था इसके पास, लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास, जो 1786 में उसको मिला था, ये चीज 1793 में, यानी 1793 में सिर्फ लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही मिला था 1786 में। अब इसके अलावा और भी लोगों को मिल गया, किसको किसको? मुंबई का जो बॉम्बे उस समय बोला जाता तो वहां के गवर्नर को, और इसके बाद हम कह सकते हैं कि जो मद्रास का गवर्नर था उसको भी मिल गया। इसके बाद चार्टर एक्ट आया, चार्टर एक्ट 1813। 1813 में इसमें 4 चीजें महत्वपूर्ण हुई, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले में क्या हुआ कि इस एक्ट के द्वारा कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे उसको समाप्त कर दिया गया।
व्यापारिक अधिकार को समाप्त, एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, है ना। तो कभी कभी क्या होता था कि एक, आपने सुना होगा कि जैसे अक्सर आपके शहरों में अभी क्या है कि ट्राई का आप लोगों ने नाम सुना होगा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जब जियो ने पूरा फ्री किया तो एयरटेल और वोडाफोन ने केस करना शुरू कर दिया कि इतना फ्री कैसे कर रहा है, हमारा कंपनी डुबा देगा। यानी मान लीजिए कि 10 समोसा का दुकान है, एक 2 रुपया का समोसा बेच रहा है और सारा फैसिलिटी दे रहा है, इधर लोग 20 रुपया का समोसा बेच रहा है, होना भी चाहिए। अभी 2 रुपये में बेच रहा है, इसका बिक्री खूब हो रहा है, तो क्या करा, एक अधिकार इधर कर दिया। या फिर जब मार्केट में एक इंसान के अलावा, एक कंपनी के अलावा, एक खास सेगमेंट के कंपनी के अलावा कोई नहीं होता है, तो वो मोनोपोली क्रिएट करते हैं, मोनोपोली क्रिएट करते हैं। जैसे अभी हम कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं जैसे मान लीजिए कि कोई बिस्किट की कंपनी है, या फिर मान लीजिए कि कोई एक तरीके से मोबाइल की कंपनी है, और इंडिया पूरे वर्ल्ड में कोई मोबाइल की कंपनी नहीं है ना। तो क्या क्या है, ये अपना प्राइस बढ़ा देगा, अलग अलग चीजों पे जो है ज्यादा चार्ज करेगा, अपने मन से करेगा, क्योंकि अब इन लोगों के पास उतना ऑप्शन नहीं है कि दूसरे जगह से मोबाइल खरीद पाए। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि मोबाइल कंपनी है, तो ये एक अधिकार कर रहा है, मतलब अपना अधिकार सिर्फ जमाना चाह रहा है पूरे मार्केट पे। उसी प्रकार ऐसा खत्म किया गया। कंपनी में अलग अलग कंपनी थी, वो मतलब कहीं पे कोई कम प्राइस में लोगों को ये करता था, ज्यादा प्राइस देकर लेबर हायर करता था इंडिया से, बहुत सारी चीजें थी। तो कंपनी के एकाधिकार को खत्म किया गया। अब ये मैटर जो है ना, मोनोपोली का, जो एकाधिकार का, ये मैटर पूरा इकोनॉमिक्स का पॉइंट है। मतलब ये समझिए कि कंपनी अपनी अधिकार जमाना चाह रही थी, एक रूल या कायदे से निकलकर, जो ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था बिजनेस, व्यापार, ट्रेड को लेकर, उसको खत्म किया गया कि सब अब हमारे कंट्रोल से चलेगा। मोनोपोली वाला जो सिस्टम है आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, इसलिए मैं आप लोग को इसमें मिला नहीं रहा हूं, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए टच करते हुए निकल रहा हूं मैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो भाई इसको खत्म किया गया। दूसरा ये था कि जो ईसाई धर्म प्रचारक थे, आप समझिए, क्रिश्चियन जो मिशनरी जो होते हैं, मतलब जो हम कह सकते हैं कि भाई मतलब जो धर्म परिवर्तन करवाते हैं, उनको भारत में रहने का अनुमति दे दिया गया कि आप भारत के लोगों को ट्रांसफर करो। अब बताइए, समझ में आ रहा है। और इसके बाद एक चीज और किया गया कि चीन के साथ जो चाय का व्यापार था, जो ब्रिटिश किया करता था, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी में रहकर चीन के साथ चाय का व्यापार करता था, उसका एकाधिकार भी अब कंपनी के पास था। कैसे, समझिए। भारत भी आपको मालूम है चाय की खेती में आई थिंक चाइना के बाद दूसरा ऐसी कंट्री है, चाइना के बाद। तो ये इन्होंने क्या किया कि सारा जो एकाधिकार जो चीन के पास पहले था, ये इकोनॉमिक्स का मैटर है, उसके पास था। क्योंकि भारत में उतना चाय का उत्पादन नहीं होता था, क्योंकि यहाँ पे उतनी फैसिलिटीज नहीं थी, यहाँ के फार्मर्स उतने, हम बोल सकते मॉडर्न नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ के फार्मर को हल्का सपोर्ट किया था, लेकिन सपोर्ट करते थे, सपोर्ट करने से ज्यादा उससे ले लेते थे ये, है ना, वो खेती करवाते थे, है ना। तो इसके वो चाइना से इनका जो है, चाइना जो एक अधिकार मार्केट पे जमा कर बैठा था, इसका धीरे धीरे मार्केट गिरने लगा, और इन लोग अपना यहाँ पे भारत में खेती करवाने लगा, है ना। तो चाइना का एक अधिकार खत्म हुआ। इन्होंने उस समय प्लानिंग किया कि कैसे क्या करे कि एक अधिकार खत्म हो, तो भारत में खेती की बात चली चाय की। इसके बाद एक और चीज हुई, चौथी, उसका नाम था कंपनी का भारतीय प्रदेशों। यानी कंपनी जो है भारत के जितने प्रदेश, प्रोविंसेस थी, और राजस्व यानी टैक्स, कस्टम जिससे आप बोल सकते हैं, सॉरी, कस्टम जो बोल सकते हैं। तो भाई कंपनी का जो भारतीय प्रदेशों और राजस्व पर, यानी हम कह सकते हैं कि प्रोविंसेस और कस्टम्स पर 20 वर्षों तक का नियंत्रण स्वीकार कर लिया गया, है ना, कंपनी का। तो ये हम कह सकते हैं कि जो इन्होंने प्लान किया था वहां से लंदन से, कि जो टैक्स है ना, टैक्स हर एक मामलों में हम लेंगे, ये एलिजाबेथ ने बोला था। लेकिन जब यहाँ से ये, मतलब हम कह सकते हैं, रिक्वेस्ट किया गया कंपनी के द्वारा कि साहब ऐसा है कि हमको आप दीजिए, हमको थोड़ा मार्केट तैयार करना है, कुछ हुई होगी बात, अब हम लोग की बात की बात नहीं, हम लोग नहीं जानना चाहते हैं। तो इन्होंने इसको दे दिया कि ठीक है, तुम लो, तुम ही टैक्स लो 20 सालों तक, तुमको हम व्यापार का अधिकार दे ही दिए हैं, अब तुम टैक्स भी लो, तुम ही सब करो। तो मतलब यहाँ छूट दिया गया। तो वही इन लोग का लक्षण खराब दिखने लगा। इसलिए तो बाद में 1858 में क्वीन एलिजाबेथ आराम से डील करने लगा, तुम लोग को कुछ नहीं मिलेगा, मैं सब लीड करूंगी, जिसे गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया एक्ट बोला गया। हालांकि वो गुड गवर्नेंस नाम का था, ताकि भारत के लोगों को विश्वास में लिया जाए कि अब आपके साथ अच्छा होगा, है ना। लेकिन ऐसी कुछ चीजें हुई नहीं थी। ठीक है, 1833 में, ये मैं तो 1800, हाँ बोलिए, किसी को पूछना है तो पूछ लीजिए आप। ये तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था सर, उसी के बाद फिर
भारतीयों को रिझाने के लिए उन्होंने गुड गवर्नेंस वाली पॉलिसी लाई थी ना। हाँ, मतलब उनको हम कह सकते हैं फंसाने के लिए, मनाने के लिए कि भाई हम जो है अब तुम लोग हट गया है, मैं आई हूँ लीड करने, जी अब तुम लोग मुझ पे भरोसा जी कर जी सकते हो। मतलब क्वीन एलिजाबेथ का जी ऐसा जी मतलब स्टेटमेंट था वो कुछ एक उन्होंने चार्टर दिया था, उसमें लिखा हुआ था। वो सारा एनसीईआरटी पढ़ेंगे जी आप सभी ना, एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा है, लेकिन एनसीईआरटी आप लोग से मैं निवेदन करूंगा क्लास 12 का पढ़िएगा इतिहास का। वो तो अभी चूंकि हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इतिहास का विषय नहीं है, उसमें बड़ा लेटर के साथ समझाया गया है। चार्टर एक्ट 1833, इसमें सबसे पहला जो काम हुआ, फिर से 20 वर्षों का जो है हम कह सकते हैं टैक्स लेने की, मतलब 20 वर्ष तो पहले मिला था 1813 में, है ना, फिर से 20 वर्षों का दे दिया गया, यानी 1853 तक क्या दिया गया, मतलब कंपनी को इंडियन प्रोविंसेस, भारतीय प्रदेशों और टैक्स पर, राजस्व पर नियंत्रण फिर से स्वीकार किया गया, फिर से अनुमति दे दी गया, तुम लोग ही सब करो, टैक्स लो, है ना, ये एलिजाबेथ ने बोला। तो कंपनी के चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। 1813 में तो कम से कम ये था कि एकाधिकार खत्म किया था, लेकिन चाइना का माल धीरे धीरे लेता था, लेकिन अपनी ये खेती कर रही थी। 20 वर्षों में इनका चाय की खेती भारत में अच्छी खासी तूल पकड़ चुकी थी। इन्होंने पूरी तरीके से चाइना से चाय का रिलेशन ही तोड़ दिया, जो व्यापार का संबंध था। इसके बाद एक बड़ा परिवर्तन ये भी हुआ। वो बड़ा परिवर्तन क्या था, जो मैं मानता हूं कि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है यहाँ से। एक बड़ा परिवर्तन ये हुआ कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब, है ना, उनको बहुत क्या किया, बहुत बड़ी चीज हम कह सकते हैं, प्रमोशन इनको मिला, पूरा भारत का गवर्नर जनरल इनको बनाया गया। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना है कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, इनको मतलब प्रमोट तो किया गया था, लेकिन मैं बताऊंगा कौन बना था। यहाँ पे भी आपके द्वंद है कि कौन बना था। इनको प्रमोट तो किया गया था, लेकिन बना कौन था, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा रुक जाइएगा। अभी तक गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में, यानी हम कह सकते हैं एक तरीके से एग्जीक्यूटिव में, एग्जीक्यूशन में 3 लोग होता थे, 3 लोग होते थे, 3 मेंबर्स हुआ करते थे। मतलब जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, उसके अंदर 3 ही लोग काम करते थे। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलिए, या फिर जो भी आप बोलिए, प्रशासक बोलिए, या फिर जो भी आप उसको नाम दे सकते हैं, सदस्य दीजिए। लेकिन आप इसमें क्या किया गया कि जब ये भारत का पूरा बनाया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को जब भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, मतलब आप समझिए, जो बंगाल में बैठकर वो 3 ही को लीड करता था, मतलब ये मद्रास और बम्बे को। लेकिन अब इनके हाथ में बंगाल में बैठे बैठे ये बंगाल का गवर्नर जनरल तो है, पूरे भारत का भी अब हो गया। ठीक है, पूरे भारत का भी इसके अंदर पावर आ गया। तो भारत का जो पावर आया, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा युद्ध हुआ है, आप लोगों को मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, बहुत ज्यादा युद्ध हुआ है, बहुत स्टेट को जीता गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, तब जाकर पावर आया, तो वही इसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। बहुत बड़ी इतिहास है इसके पीछे, इतिहास के पन्नों में देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा। तो इसमें चौथा इंसान जो टपका, 3 के अलावा एक और मेंबर शामिल किया गया, उसका नाम था लॉर्ड मकौले। लॉर्ड मकौले, उसे लॉ मेंबर का सदस्य बनाया गया, यानी हम बोल सकते हैं द हेड ऑफ लॉ मिनिस्टर, या फिर आप जो भी लॉ का जो मुद्दा था कानून से संबंधित, यही लीड करता था। और एक सबसे बड़ी बात क्या हुई कि जो दास प्रथा था, दास प्रथा, उसको खत्म कर दिया गया। स्लेवरी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। दास प्रथा मतलब आज भी आप देखेंगे, मतलब आज हमारे भारत में गांव में, या फिर जहां जमींदार होते हैं, वहां पे बहुत सारे लोगों को रखते हैं, गरीबों को, और उनको कुछ नहीं देते, उनसे सिर्फ काम करवाते हैं। हो सकता है 1-2 टाइम का खाना दे दें। तो ये चीजें होती थी। आप पढ़ेंगे जब आप क्लास 12 का, मैंने बोला है क्लास 10 में एक चैप्टर है, चौथा चैप्टर आई थिंक है, द मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन, ऐसा कुछ है, वैश्वीकरण से संबंधित। उसमें एक चीज बताया गया है इंडेंजर्ड लेबर के बारे में, है ना, यानी जिसे हम बोल सकते हैं बंधुआ मजदूर, जिसको अफ्रीका में बहला फुसला के ले जाया जाता था और वहां पे उनको छोड़ दिया जाता था। बाद में यही लोग जब देश आजाद हुआ तो मॉरिशस में आज करोड़पति हैं। ठीक है, बहुत बड़ी इतिहास से आप लोगों को मालूम चलेगा, वो किताब पढ़ेंगे, वो चैप्टर तो मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि दास प्रथा खत्म की गई। अब 1853 के बाद मैं थोड़ा रुकूंगा, क्योंकि आप सभी से मुझे वार्तालाप करनी है, डिस्कशन करना है। 1853 में चार्टर एक्ट फिर दोबारा आया, चार्टर एक्ट फिर दोबारा आया, 1853, 1893 का, सॉरी 53 का। तो ये जो है 1833 में, यानी हम बोल सकते हैं 20 साल बाद ये चार्टर एक्ट आया, और इसी एक्ट के द्वारा सिविल सर्विसेज का प्रावधान भी, यानी पहली बार सिविल सर्विसेज उसी समय से लागू हुआ, 1853 से लॉर्ड मैकेलो के द्वारा। ध्यान देंगे, लॉर्ड मैकेलो ने 1833 में 53 में पहली बार इस प्रावधान को जोड़ा, 1853 के संशोधन में, है ना। उसमें क्या था, इसी एक्ट के द्वारा शासकीय सेवा सिविल सर्विसेज के लिए कंपटीशन एग्जाम प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रोविजन यानी प्रावधान किया गया।
यहीं पे मैं पॉइंट खत्म करूंगा और आप सभी से क्वेश्चन वार्तालाप करूंगा। मैं ये सब बता दूं आप सभी को कि ये जो मैंने पॉइंट बोला है आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस